वेलकम टू द साइनेसियम यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। आज के इस लेक्चर में मैं आपको राइटिंग के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट लाइफ में जब आप एमफिल या पीएचडी लेवल अचीव करते हैं तो आपको बहुत सारे डिसिप्लिन्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रिसर्च राइटिंग या थीसिस राइटिंग। ये दोनों मेजर एरियाज क्या हैं? इनके अलावा साइनॉप्सिस, डेसिटेशन, कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, पब्लिकेशन वर्क, ये क्या हैं? आज के इस लेक्चर में मैं आपको थीसिस राइट करना सिखाऊंगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। थीसिस राइटिंग के लिए आपको कुछ अहम पॉइंट्स का सबसे पहले पता होना चाहिए। टॉपिक क्लियर हो, टॉपिक में क्लैरिटी हो, टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको कंफ्यूजन ना हो, टॉपिक कोहेरेंस हो। थीसिस में राइट एम्फेसिस होना चाहिए टू द राइट एस्पेक्ट्स। थीसिस की राइटिंग मीनिंगफुल हो। थीसिस के पैराग्राफ में स्मूथनेस हो, पैराग्राफ में ट्रांजिशन हो फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। और थीसिस में जब आपने चैप्टर्स राइट करने हैं उनमें लिंकेजेस हो। एक नॉर्मल थीसिस में 4 चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का होता है, सेकंड चैप्टर लिटरेचर रिव्यू का होता है, थर्ड चैप्टर मैथडोलॉजी होता है एंड फोर्थ लास्ट चैप्टर रिजल्ट्स का होता है। सबसे पहले टाइटल या टॉपिक आता है। टॉपिक जितना शॉर्ट होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग टू द राइटिंग उतनी अच्छी होगी। टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट पूरे थीसिस का एक निचोड़ होता है। एब्स्ट्रैक्ट की अलाइनमेंट शुरू में होती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के बारे में अवेयरनेस आपको पूरा थीसिस लिखने के बाद आती है। एब्स्ट्रैक्ट में कुछ पॉइंट्स का हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आपका थीसिस क्या है, आपने ये थीसिस कैसे लिखा, आपने ये थीसिस क्यों लिखा, इस थीसिस में आपने कौन सी चीज़ एक्सट्रैक्ट की, आपके रिजल्ट्स कितने एक्यूरेट आए। एब्स्ट्रैक्ट की वर्डिंग स्टैंडर्डाइज 300 to 400 वर्ड्स होती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद प्रीफेस या एक्नॉलेजमेंट आती है। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। थीसिस लिखते हुए अगर आप किसी शख्सियत से मुतासिर हैं तो उसके बारे में अच्छे कलमात का लिखना इस एक्नॉलेजमेंट के अंदर आता है। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आता है। थीसिस में आपने जितनी हेडिंग्स बनाई हो वो आपके कंटेंट्स होते हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स आता है। थीसिस में जितने आपने टेबल्स बनाए हों और जितनी डायग्राम्स बनी हों वो सारी रेफरेंस के साथ आप इस लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स में लिखते हैं। अब बात करते हैं मेन बॉडी ऑफ द इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन की जो मेन बॉडी है उसके भी कुछ पार्टिकल्स हैं। इंट्रोडक्शन थीसिस का चैप्टर 1 होता है। पूरे थीसिस का इंट्रोडक्शन आप इसी चैप्टर में लिखते हैं। ये थीसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस थीसिस में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस थीसिस की स्टडी किन ग्राउंड्स पर की गई और इस थीसिस का पर्पस क्या है, ये सारा कुछ आप इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में लिखते हैं। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू आता है। लिटरेचर रिव्यू में आपके रिसर्च की डायरेक्शन शो होती है। इसके साथ साथ आपने लिटरेचर रिव्यू में प्रीवियस रिसर्च का हवाला देना होता है। फिर इन प्रीवियस रिसर्च में से आप अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च और उसके ऊपर जो राइटिंग करनी है उसको एक्सट्रैक्ट करके राइटिंग करते हैं। याद रखें, लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए प्रीवियस रिसर्च का डेटा बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्डाइज लिटरेचर रिव्यू प्रीवियस ईयर की रिसर्च और स्टडीज़ के ऊपर बनता है। चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 मैथडोलॉजी एंड डेटा आता है। ये थीसिस का मेन पार्ट है। थीसिस की जितनी राइटिंग की हेल्थ है वो इस चैप्टर में नज़र आती है।
इस चैप्टर में हम ना सिर्फ वो टेक्निक, वो सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमने थीसिस के अंदर यूज़ करना होता है, बल्कि हम ये भी बताते हैं कि व्हाट यू डिड एंड हाउ यू डिड। मेथडोलॉजीज़ हमारे पास 3 किस्मों की होती हैं। नंबर 1 क्वांटिटेटिव मेथड, नंबर 2 क्वालिटेटिव मेथड, नंबर 3 मिक्स मेथड। मिक्स मेथड टेक्निक में क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड इन दोनों तरह की स्टडीज़ का मिक्सचर होता है। मेथडोलॉजी अप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। उन रिजल्ट्स को लिखने के लिए हम चैप्टर 4 बिल्ड करते हैं। चैप्टर 4 रिजल्ट्स का होता है। हम अपने थीसिस के रिजल्ट्स को कैलकुलेट करके उन रिजल्ट्स की वैलिडिटी और एक्यूरेसी के ऊपर बात करते हैं। आप अपने रिजल्ट्स को कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ये आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर होता है। रिजल्ट्स चैप्टर 4 थीसिस का लास्ट चैप्टर होता है। इसके बाद आप रेफरेंस लिखते हैं और थीसिस को ख़त्म कर देते हैं। मगर कुछ जगहों के ऊपर चैप्टर 4 के बाद एक और चैप्टर डिस्कशंस का भी लिखा जाता है। डिस्कशन थीसिस का चैप्टर 5 कहलाता है। इस चैप्टर में आप अपने रिजल्ट्स की फाइंडिंग्स के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आप डिफरेंट रिसर्च और अपने डेटे को मैच करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, हमारी राइटिंग कितनी ट्रू, कितनी अनट्रू है, हमारी फाइंडिंग्स का लिंकेजेस प्रीवियस रिसर्च और आने वाली रिसर्च के ऊपर कितना पड़ता है। सम टाइम चैप्टर 5 डिस्कशंस एंड कंक्लूजन बन जाता है। चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6 आप लिखते हैं। इस चैप्टर का नाम कंक्लूजन्स एंड सजेशंस होता है। इस चैप्टर में आप अपने थीसिस की मुकम्मल समरी लिखते हैं। साथ साथ आप ये सजेस्ट करते हैं कि आपकी राइटिंग का आने वाली रिसर्च के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। थीसिस के आखिर में रेफरेंसेस आते हैं। रेफरेंसिंग आप किसी भी स्टाइल से कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में ज़्यादातर हार्वर्ड रेफरेंसिंग यूज़ की जाती है। इसे लाइन टू लाइन रेफरेंसिंग भी कहते हैं। इसमें एक तरफ ऑथर या पब्लिकेशन का नाम, वो डेट लिखते हैं जब ये राइटिंग सामने आई, और फिर आप अपने रेफरेंस के हिसाब से उसको नंबर देते हैं। याद रखें, रेफरेंस हमेशा ट्रू होने चाहिए, क्योंकि जब थीसिस चेक किया जाता है तो उन रेफरेंस को भी विजिट किया जाता है जो आपने लिखे होते हैं। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। थीसिस राइटिंग में अगर आपने कोई डेटा कॉपी पेस्ट किया हो तो उसको रीफ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। यूनिवर्सिटीज़ में सिमिलैरिटी इंडेक्स डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट करके इतनी मेहनत करके एक राइटिंग मैनुअल बनाते हैं, अगर उसमें सिमिलैरिटी इंडेक्स एक लेवल से ज़्यादा आ जाए तो फिर आपका ये तमाम राइटिंग का काम वेस्ट हो जाता है। थीसिस राइटिंग में सिमिलैरिटी इंडेक्स 85% यूनिक डेटा पर होना चाहिए, जबकि 15% रेफरेंस डेटे के ऊपर होना चाहिए। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आने वाले लेक्चर्स में मैं और राइटिंग्स मैनुअल के बारे में बताऊंगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें।